हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की जाने वाली कृषि प्राविधिक वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है। आयोग उस पर बहुत जोर शोर से कार्य कर रहा है और जल्द ही यह वैकेंसी जारी होगी और कृषि छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में यह वैकेंसी जारी की जाएगी। तो सभी कृषि छात्र जो हैं वो तैयार हो जाएं और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं विशेष तौर से क्रॉपिंग पैटर्न और फसल पद्धति, फसल प्रणाली, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंट्रा क्रॉपिंग और ऐसे ही क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड आज का जो वीडियो है उसी पर रिलेटेड रहेगा। और इन सभी टॉपिकों को कवर करते हुए साथ में हम क्वेश्चंस को भी हल कराएंगे और क्वेश्चंस को बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी बताएंगे कि आयोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और जो पिछला वीडियो मौसम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फेनामेना से रिलेटेड और सीड से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया जाए और आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि पीपीटी के माध्यम से हम किस तरह से उन सभी पैटर्न को अच्छे से कवर कराते हैं। तो चलिए पीपीटी की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन व यह द नहीं व रहेगा, व अन्य फसलों को उगाना ही मिश्रित खेती कहलाता है। अगर मिश्रित खेती पूछता है तो खेती में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, अन्य सभी शामिल रहेगा। लेकिन यदि मिश्रित फसलें पूछता है तो उसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाना, मिश्रित फसलें और मिश्रित खेती याद रखिएगा। फसल पद्धति क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब जैसे ये एक क्षेत्र हो गया फील्ड, यहाँ पर चना बो गया, यहाँ पर अरहर बो दिया, यहाँ पर गेहूं बो दिया, एक फील्ड में धान बो दिया। फसलों के वार्षिक क्रम व स्थान के प्रबंधन तथा खाली क्षेत्र, जैसे कि अब ये इतना बड़ा मेरा फील्ड है तो इसमें रबी में मैं गेहूं ले लिया, रबी में मैंने गेहूं ले लिया और खरीफ में धान ले लिया, जायद में खाली छोड़ दिया। फिर जब खरीफ का सीज़न आया तो हमने चारा की फसलें ले ली। तो इस तरह का पैटर्न अपनाना, पद्धति अपनाना ही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। आगे है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी के साथ संबंध। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्रॉपिंग पैटर्न एक क्रॉप का पैटर्न है, अलग अलग फसलों का एक ही फील्ड में अप्लाई अलग अलग मौसमों में। लेकिन जो क्रॉपिंग सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है कि वह सभी व्यवस्था जिसके द्वारा हम फसलों को उगाते हैं, जैसे फार्म हो गया, सिंचाई का साधन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तकनीक हो गया, बीज हो गया, अन्य संसाधनों को मिला करके उनका जो संबंध होता है खेती से, उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे धान, गेहूं एक फसल प्रणाली का प्रारूप है। आगे है मोनोकल्चर, एक टर्मिनोलॉजी है कि मोनोकल्चर। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा मोनोकल्चर का उदाहरण है? तो आप कंसेप्ट जानते रहेंगे तब ना लगाएंगे। अब कंसेप्ट क्या कहता है? किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना। मतलब अब जैसे भारत में जो फसली सीजन होता है वह 3 सीजन होता है, रबी, खरीफ और जायद। तो तीनों सीजन में एक ही खेत में एक ही फसल को उगाना बार बार, जैसे धान प्लस धान प्लस धान। तो जब तीनों मौसम में हम धान का फसल लेते हैं तो
हम उसे मोनोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। अब आगे देखते हैं एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर तो हमने देख लिया, अब देखते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है? एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। अब जैसे एक ये क्षेत्र है, मौसम तीनों है, इसमें एक वर्ष में सिर्फ एक फसल उगाना। जैसे कि मैंने मक्का बो दिया, फिर उसके बाद इसको खेत को खाली कर दिया, तो यह जो पैटर्न है इसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं या एकल फसल कहते हैं। अब आगे देखते हैं बहुफसलें, मल्टी क्रॉपिंग। एकल फसल तो हो गया, अब बहुफसलें। एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोना बहुफसलों का उदाहरण है। एक ही खेत में एक या एक से अधिक, जैसे ये इतना बड़ा खेत है और मौसम एक है, इसमें क्यारियां अलग अलग बना करके हम अलग अलग फसलों का अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग फसलों की बुआई कर देते हैं। तो अलग अलग फसलों की बुआई का जो यह क्रिया है एक ही खेत में, फील्ड तो एक ही है, तो एक ही फील्ड में हम 3 प्रकार के फसल लगा दिए तो उसे हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। अब मल्टी क्रॉपिंग 2 प्रकार के होते हैं। मल्टी क्रॉपिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो है, पहला है मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना मिश्रित फसल कहलाती है। अब इसकी ये कह क्या रहा है, जैसे जो लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, पौधरोपण की जो विधि होती है और जो पौधरोपण की दूरियों का फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर जैसे गेहूं का जो है वो 20 × 10 पर लगता है, 20 × 10 पर। अब इसके साथ हम लगा देते हैं सरसों जो कि 15 × 60 पर लगता है। तो दोनों के बीजों को आपस में मिला करके एक साथ फील्ड में अप्लाई करना, यह कहलाता है मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहलाता है मित्रों? मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब आगे देखते हैं अंतरा फसलें, इंट्रा क्रॉपिंग। अभी बिहार FCI का पेपर था तो मैंने गया था पेपर देने, तो बहुत सारे वहाँ पर मित्रों से मुलाकात हो गई, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा था कि मिक्स्ड फसल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो यह है इंट्रा क्रॉपिंग, मिक्स्ड फसल का उदाहरण है, मल्टी क्रॉपिंग का उदाहरण है। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना अंतरा फसलें कहलाती है। जैसे गेहूं सरसों, चना सरसों। अब जो मिक्स्ड क्रॉपिंग था उसमें सीड का कोई अनुपात नहीं था, बिना अनुपात से हम उसको लगा देते थे। लेकिन इसमें क्या है, लाइन बाई लाइन, जैसे ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसको हम गेहूं लगा दिए, हम ये गेहूं लगा रहे हैं। गेहूं लगाने के बाद अब जो वाइट वाली लाइन है इसमें हम सरसों लगा दिए, फिर उसके बाद हम गेहूं लगा देंगे ऐसे। तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है फसलों के बीजों का, अब जैसे गेहूं सरसों 9 संबंध है, 9 यदि गेहूं का पेड़ है तो उसमें एक पेड़ सरसों का होगा, एक पेड़ सरसों का होगा। तो इस तरह से जो फसलों को बोया जाता है, उस पैटर्न को, उस पद्धति को हम कहते हैं इंट्रा क्रॉपिंग। यह मल्टी क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। आगे है बहुमंजिला खेती, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना, यहाँ बोना लिख दिया है, बोना। जैसे चाय के बगीचे, छायादार वृक्ष। अब जैसे उसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, तो उदाहरण देखने के लिए हम खाली पेज लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे मेरा खेत है और खेत के इस साइड जो है हमने बड़े बड़े पेड़ों को लगा दिया है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और बीच में क्या है, बीच में हमने केले के पेड़ को लगा दिया है, केले के पेड़ को लगा दिया है, छोटे छोटे पेड़ को। तो जो ये वृक्षों की ऊंचाई है और जो केले के पेड़ की ऊंचाई है ये अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो फसल पद्धति होती है उसे हम बहुमंजिला फसल पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमंजिला फसल पद्धति, बहुमंजिला फसल पद्धति कहते हैं।
यहाँ रहा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन है वह क्यों अपनाया जाता है। हमको टीचर, हमारे प्रोफेसर सर बताए थे कि क्रॉप रोटेशन एक ऐसी विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता को रखते हुए ध्यान में रखते हुए जो मृदा की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने के लिए ध्यान में रखते हुए फसलों का जो एप्लीकेशन हम अपने फील्ड में करते हैं, फसलों की जो बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, इस क्रिया को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, मृदा की उर्वरता, नाइट्रोजन वृद्धि बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध बोना, अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलें बोनी चाहिए। अब जैसे पूछ देता है कि उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को बोना, यह भी एक क्रॉप रोटेशन का ही प्रकार है। क्या है? क्रॉप रोटेशन का प्रकार। अवतरण या अविराम फसलें, जिसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। पहली फसल को काटने से पूर्व, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रिले क्रॉपिंग से पूछता है और आयोग इस बार मिस नहीं करेगा। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण कह रहा है कि धान की कटाई से पूर्व मसूर या अलसी को हम तीसी कहते हैं देहाती भाषा में। ये इस तरह का इसका सीड होता है, तेल निकलता है, बहुत चिकना होता है। तो अलसी, जिसे धान की कटाई से पूर्व, धान की फसल खड़ी है, ये धान की फसल जो है ये खड़ी है, इसके बाली जो है लटक रहे हैं पक करके। तो अब इसको काटने से 15 से 20 दिन पूर्व इसमें हम मसूर की बीजों का छिड़काव कर देते हैं फील्ड में, जब तक 10 दिन में हम इस फसल को काटेंगे तब तक अंकुरित हो करके मसूर में 2-3 पत्ते निकल जाएंगे। इस तरह से खेत जो है वह खाली नहीं होगा, उसके पहले हम उसमें सीड सोइंग कर देंगे। इस क्रिया को, इस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। पेरा, कभी कभी यह पैरा लिखा हुआ भी आता है। तो पेरा पश्चिम बंगाल और बिहार में रिले क्रॉपिंग का प्रकार है। यदि बिहार गवर्नमेंट में आप एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या पश्चिम बंगाल में इससे रिलेटेड दे रहे हैं तो वहाँ रिले क्रॉपिंग ना पूछकर डायरेक्ट पैरा फार्मिंग आपसे पूछ देगा कि पैरा फार्मिंग क्या है, तो वह भी रिले क्रॉपिंग का ही उदाहरण है। अब उतेरा, रिले क्रॉपिंग का एक अन्य नाम, मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग का जो प्रकार है उसे उतेरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? उतेरा। गली फसलें, एले क्रॉपिंग, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले फसलों का उदाहरण है। जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफ़ेदा और बबूल के बीचों में लगाना। अब जैसे कोई फील्ड है उसमें बड़े बड़े वृक्ष, बबूल, सागवान, सफ़ेदा का पेड़ लगा दिए हैं, तो उसके बीच में, उसके ज़मीन पर हम ऐसा कुछ फसल लगा सकते हैं जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद, कि हमारा बबूल ऊपर से छांव दे रहा है और छांव में भी उगने वाला ये जो फसल है, इसे ही, इस प्रकार के फसल को ही हम एले क्रॉपिंग या गली क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं ले क्रॉपिंग या ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या है? अरे रिले फार्मिंग, रिले क्रॉपिंग तो मैंने देख लिया, वो तो क्रॉपिंग था, लेकिन ये फार्मिंग है। फार्मिंग में देखते हैं कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर हम एक फिगर चार्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं, ये 1 वर्ष का पैटर्न हो गया और ये 2 वर्ष का पैटर्न हो गया और ये 3 वर्ष का पैटर्न हो गया। 3 वर्ष का पैटर्न मतलब हम जो 3 को ले रहे हैं, इसका मतलब है रबी, खरीफ, जायद। इसका मतलब है रबी, खरीफ, जायद।
तो इसमें इस फसल चक्र में हम लाल से जो डिनोट कर रहे हैं, इसमें हमने लगा दिया चारा वाली फसलें, जैसे बरसीम लगा दी, इसमें भी बरसीम लगा दी। बरसीम नहीं लगा करके हम जैसे बहुवर्षीय घास लगा दिए, इसमें भी बहुवर्षीय घास लगा दिए। तो इस तरह के तीनों साल तक चारागाह का फार्मिंग करना ही क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। क्यों? वह भूमि जो है 3 साल तक के फसल चक्र में केवल एक ही घास से ढकी हुई है। इस तरह के फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ले फार्मिंग। एरेबल फसलें, एरेबल क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? एरेबल क्रॉप्स। आइए जानते हैं इसे विशेष तौर पर। ऐसे फसलें जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक है उन्हें एरेबल फसलें कहते हैं। एरेबल, एक एरेबल से हम ध्यान रखेंगे कि एरेकिस हाइपोजिया, जो कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है, और एरोइंग जो है वो गन्ने में की जाती है। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं, आलू, तंबाकू, धान, मक्का, गन्ना, गन्ना प्लस यहाँ पर हम मूंगफली लिख लेंगे, मूंगफली, जिसको बोने के लिए जुताई अति आवश्यक होती है। टिलेज प्रैक्टिसेस अधिक की जाती है जिससे कि यह भूमि के अंदर होती है। और गन्ने में तो गुड़ाई नाम का एक प्रैक्टिस है, उसे 3-4 बार करना पड़ता है। तो इस तरह के जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिनमें टिलेज प्रैक्टिसेस की करना अति आवश्यक होता है और टिलेज प्रैक्टिस करना बहुत बार मतलब आवश्यक होता है, तो उसे हम एरेबल क्रॉपिंग कहते हैं। एरेबल क्रॉपिंग कहते हैं। एरेबल से संबंधित है कि एरेबल, अब हम देख लेते हैं एरेबल। एरेबल का मतलब कि हवा युक्त, ऐसी फसलें जो ज़मीन के अंदर छुपी है और उसे हवा की आवश्यकता हो, तो हम क्या करेंगे? हम मिट्टी को तोड़ देंगे, हम मिट्टी को तोड़ देंगे, हम मिट्टी को तोड़ देंगे। जब मिट्टी को तोड़ देंगे तो उसके जड़ों को एयर आसानी से मिल जाएगा और एयरेबल उसे हम कह सकते हैं। यह ट्रिक है, अपने हिसाब से बनाया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा अपने तौर पर। बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को समझ में आए और याद हो जाए। सहायक फसलें, आर्गुमेंट क्रॉप, आर्गुमेंटिंग क्रॉप या आर्गुमेंट्स क्रॉप्स भी कहते हैं। ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती है। अब जैसे मेन क्रॉप्स है, हम अरहर बो दिए, अरहर के बीच में कुछ ऐसे फसल बो देते हैं, जैसे अरहर लग रहा है तो अरहर के बाद खरीफ का सीजन में अरहर लगता है, तो उसमें हम मूंग भी लगा सकते हैं। मूंग भी खरीफ की फसल है, तो उसके बीच में यदि हम कुछ लगा देते हैं तो उस तरह के जो फसलें होते हैं वो सहायक फसलें, आर्गुमेंट फसल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दूसरा कुछ मैंने लिखा है कि बरसीम और रिजका में सरसों लगाना जिससे पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त हो। ये सटीक उदाहरण इसमें मैंने लिखा है। सटीक उदाहरण इसलिए लिखा है कि जैसे जो मुख्य फसल है वो बरसीम है, लेकिन उसमें जब अब गांव में हम लोग देखते होंगे कि जब घर पे बरसीम लगता है तो उसमें पापा जी और अन्य किसान भाई बरसीम के साथ सरसों की भी बीज की बुआई कर देते हैं, जिससे सरसों जल्दी ग्रो करता है और बरसीम धीरे धीरे ग्रो करता है। तो पहली जो कटाई है उस हम सरसों को ही काट कर अपने पशुओं को खिला देते हैं और दूसरी कटाई के लिए तब तक बरसीम अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इस तरह के फसलों को हम क्या कहते हैं? सहायक फसलें, आर्गुमेंटिंग क्रॉप्स, आर्गुमेंटिंग क्रॉप्स। पेड़ी रैटूनिंग, पेड़ी रैटूनिंग, पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना रैटूनिंग कहलाता है। यह क्रिया गन्ना एवं घासों में किया जाता है। किस प्रकार के घास में किया जाता है? नेपियर ग्रास, नेपियर घास, नेपियर घास, लेमन घास, इस तरह के घासों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है रैटूनिंग का, पेड़ी का। आगे देखते हैं नकदी फसलें, कैश क्रॉप। क्या है? कैश क्रॉप। आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, कपास आदि फसलों को नकदी फसलें कहते हैं क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अब जैसे इतना छोटा सा क्षेत्र है, इसमें हमने आलू लगा दिया तो आलू का जो प्रोडक्शन है वह ज़्यादा होगा, और हमने
इतना ही क्षेत्र में हमने गेहूं लगा दिया, बराबर क्षेत्र है दोनों, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा होगा। तो जब आलू ज़्यादा होगा तो ये ऑफिशियली ये ज़्यादा पैसा देगा। तो एक तो यह कारण है, और दूसरा कारण है यह खेत में ही बेच दिया जाता है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि कैश क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे आलू गन्ना, ये सब खेत से ही चले जाते हैं, ये सब घर नहीं आते। गेहूँ होता है तो उसे हम पहले घर में लाकर स्टोर करते हैं, फिर मार्केट में जब उसकी सरकार द्वारा एमएसपी तय की जाती है तो उसे एफसीआई में जमा करते हैं या फिर व्यापारियों द्वारा बेच देते हैं। लेकिन जो गन्ना है, पपीता है, सब्जी वाली अक्सर क्रॉपिंग मतलब जो सब्जी वाली फसलें होते हैं उसे हम नकदी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ऐसे गन्ना, कपास, आलू मुख्य रूप से नकदी फसलों के अंतर्गत आता है, प्याज भी शामिल है। कैच क्रॉप, यहाँ कैच लिखा है, कैच क्रॉप्स। कैच क्रॉप्स क्या है मित्रों? जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो, जैसे कि आप खरीफ की फसल में अरहर की बुआई कर दिए और पानी तेज से लगा बरसने और अरहर जो है आपका ख़त्म हो गया, गल गया, उगाना संभव नहीं हो, तब छोटी अवधि व जल्द पकने वाली फसलें बोना ही कैच या अल्पावधि फसलें कहलाती है। जैसे मूंग, उड़द, प्याज, चावला। अब जैसे अरहर का फसल तो आपका ख़त्म हो गया, तब आप उसमें क्या लगाएंगे? आप उसमें चावला लगा दिए, मूंग लगा दिए, उड़द लगा दिए, जो एक क्रॉप का समय 4 महीने होता है, इससे पहले वो तैयार हो जाएगा। जैसे अरहर का आपका पेड़ बड़ा हुआ, 1 महीने बाद अरहर आपका ख़त्म हो गया, गल गया बारिश की वजह से। अब बचा इसमें आपका 3 मंथ, तो 3 मंथ में होने वाले जो 60 ड्यूरेशन की फसलें होती हैं उसको हम लगा करके जो हमारा जो फील्ड है, जो लागत है, उसको निकालते हैं, उसको कैच करते हैं। तो इस तरह से इस क्रॉपिंग पैटर्न का नाम है कैच क्रॉप्स। आगे देखते हैं पलवार या मल्च, कवर फसलें या कवर क्रॉप्स। मल्च पलवार, मल्च पलवार का मतलब होता है जैसे जमीन पर फैलने वाली फसलें, जिससे हमारा जो भूमि से इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वह ना हो। आइए देखते हैं, यह फसलें भूमि को ढककर रखती हैं, जो मृदा नमी संरक्षण करने एवं मृदा क्षरण से बचाने के लिए उगाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सॉयल मॉइस्चर है और सॉयल इरोजन दोनों को बचाने के लिए इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे लोबिया, मूंगफली, उड़द, मूंग, शकरकंद, जो लताओं वाली फसलें होती है, सब्जियां अक्सर इसमें इसी के अंतर्गत आती है। आजकल तो सब्जियों को झमड़ा लगा करके ऊपर बोया जा रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को हम लोगों को मिलता है। लेकिन जो पलवार मल्च क्रॉपिंग होता है वह मूंग हो गया, उड़द हो गया, मूंगफली हो गई और लोबिया हो गया, शकरकंद हो गया, इससे रिलेटेड जो लताओं वाली फसलें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब ट्रैप फसलें, जिसे फांस फसलें कहते हैं, ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या होता है दोस्तों? जैसे ट्रैप मतलब जाल फसलें। अब जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं तो वह इंसेक्ट से इन्फेक्टेड होता ही है, उस पर इंसेक्ट का इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसा हम फसल लगाएं जिससे कि बाउंड्री में कुछ ऐसे फसलों का भी प्रयोग करें जिससे कि इंसेक्ट हमारे मेन क्रॉप्स पर ना आकर के जो बाउंड्री क्रॉप्स है उस पर लग जाए और हमारा मेन फसल सुरक्षित रहे। तो इस तरह के फसलों को हम ट्रैप क्रॉप या फांस फसलें कहते हैं। ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है, जो कि कीटों व बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देती है। जैसा कि मैंने बताया कि बाउंड्री पर ही लगाई जाती है और अंदर तक नहीं जाने देती है। जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों, टमाटर व भिंडी के साथ हजारा की खेती करना। हजारा एक प्रकार का फूल जैसा होता है। पत्ता गोभी के साथ सरसों, क्योंकि पत्ता गोभी और सरसों दोनों एक ही फैमिली के हैं। जीवन निर्वाह खेती, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब जीवन निर्वाह से ही पता चल रहा है कि जो जीवन निर्वाह शब्द है वह खुद ही बता रहा है कि ऐसी फसल जिससे मनुष्य के दैनिक जीवन और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उस तरह की खेती को ही जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। सघन खेती, इंटेंसिव फार्मिंग, प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में खाद पानी देकर तकनीकी का उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना। अब जैसे कोई ये क्षेत्र है, इसमें से 2 कुंटल उत्पादित हो रहा है, तो हमने
सिंचाई के साधन को इंक्लूड कर दिया, टेक्नोलॉजी के इंक्लूड कर दिया, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया, अच्छे बीजों का प्रयोग किया, अच्छे लेबर का प्रयोग किया और इससे प्रोडक्शन 2 की जगह 5 निकाल लिए। तो इस तरह से जो हम सब कार्य करते हैं तो उसे हम इंसेंटिव क्रॉपिंग या फिर सघन खेती कहते हैं। टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो सस्टेन हो, सतत चल रहा हो, इस प्रकार की कृषि में कम लागत वाले आदानों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि कोई लो कास्ट वाला फसल है तो उसको हम लगाते हैं, कम लागत वाले फसलों आदानों का प्रयोग किया जाता है एवं रासायनिक उर्वरक कीटनाशियों का प्रयोग सीमित किया जाता है। इससे भूमि की उर्वरता क्षमता काफ़ी समय तक बनी रहती है। अब टिकाऊ खेती से तो हमें यही पता चल सकता है कि जो हमारी भूमि है उसको हम रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग से बचाएं और जो फसल है वह, जैसे कि हम प्याज लगा रहे हैं उस पर अधिक ऑर्गेनिक अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र है या फिर केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे हम रख देंगे तो ज़्यादा दिन तक वह हमारे यहाँ बचा रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। और कुछ रसायनों का उपयोग करने से वो खराब होने लगेगा। तो इस तरह से जो फसलों का उपयोग हम करते हैं, उर्वरा शक्ति बनाए रखे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं, तो इस तरह की खेती को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अभी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल्स को लेकर के सन 2022-23 बजट में भी बोला गया था, तो वही है टिकाऊ खेती। इसे प्राकृतिक खेती, पारिस्थितिकी खेती या इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं। अब आपसे पूछ दें कि इकोलॉजिकल फार्मिंग का उदाहरण क्या है, तो इकोलॉजिकल फार्मिंग का उदाहरण क्या है? सस्टेनेबल क्रॉपिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसके जस्ट नहीं हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब से उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कार्बनिक खेती, संश्लेषित रसायन उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवार नाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके स्थान पर कार्बनिक खादों, जैव उर्वरक, ट्राइकोग्रामा, ये जैविक कीटनाशक है, जो ट्राइकोग्रामा है ना, ये जैविक कीटनाशक है। ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक है। कोलेगो एवं डिवाइन फफूंदनाशी, खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं करेंगे। यदि हमारे फसलों पर कीड़ों का प्रकोप हो जाता है तो उसे हम ट्राइकोग्रामा नामक जो जैविक कीट होते हैं उसे हम छोड़ करके अपने कीटों को भगा सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा से फफूंदनाशी को ख़त्म कर सकते हैं, कोलेगो और डिवाइन से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज या केमिकल का यूज नहीं करेंगे। भारत का पहला कार्बनिक राज्य उत्तराखंड था, उत्तराखंड बना। वैसे भी उत्तराखंड में पहाड़ी ढाल हैं, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती होती है। हमने नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्रों में जा कर के देखा है। तो भारत का जो पहला कार्बनिक राज्य है वो उत्तराखंड है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम को भी पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ तेलंगाना को भी, तेलंगाना में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मतलब जोर दिया जा रहा है। और झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी गोबर इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक जो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का यूज है वह बूम पर है। यह उत्तर प्रदेश की मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है और हमें लगता है कि यह होता रहेगा। इसका कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यदि प्रोडक्शन कम होगा तो फिर खाएंगे क्या। रासायनिक खेती से कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। जो यदि हम पहले अपने भूमि में, ये जैसे कि यहाँ पर हम एक चार्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि ये हमारा फील्ड है,
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब पहले साल, इसके पहले जो है कि हम खूब केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते थे, खूब केमिकल फर्टिलाइज़र डालते थे, खूब केमिकल फर्टिलाइज़र डालते थे। अब हमें क्या कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र तो डाल दिए, इसमें हम जो वाइट वाला है हम केमिकल फर्टिलाइज़र तो डाल दिए, लेकिन इसका जो असर है वो तो दिख रहा है, एक धीरे धीरे कम होगा। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र तो डाल दिए, लेकिन असर जो है वह धीरे धीरे दिख रहा है। इसमें इसके अगले साल भी हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना बंद कर दिया, ऑर्गेनिक का ज़्यादा यूज कर दिया, तो इसमें भी तो असर कुछ दिख रहा है। इस तरह से हम 3 से 4 सालों में जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रभाव था वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा और अंत में हमारा जो फार्मिंग है वह पूर्ण रूप से, जो हमारा क्रॉपिंग है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग में तब्दील हो जाएगी। अब जैसे लास्ट वाले में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है, इसमें ज़्यादा प्रभाव है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और कम है, इसमें कम है, इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है प्रभाव। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग 3-4 सालों में हम उसे कार्बनिक राज्य घोषित कर सकते हैं। IFOAM 1972, इसका फुल नेम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। कार्बनिक खेती पर नियंत्रण करने वाली संस्था और कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने वाली यह संस्था है। IFOAM 1972 में इसका स्थापना किया गया था, यह अस्तित्व में आया था। आगे देख लेते हैं। झूम खेती, शिफ्टिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती जो है वनों को काटकर जलाकर एक ही फसल धान 2-3 साल तक उगाना, यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जहां पर वन अधिक रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, इन सब क्षेत्रों में वनों की संख्या अधिक है, जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी देखने को मिलती है कि जंगलों को काट करके वहाँ जला देते हैं, और जलाने से जो ऐश होता है राख, उसमें फास्फोरस, पोटेशियम का मात्रा कुछ 0.5 to 0.75% पाया जाता है। तो उसके कारण जो मृदा उर्वरता होती है वो बरकरार हो जाती है। ऑर्गेनिक रूप से पेड़ों के पत्ती ज़मीन पर गिर करके वो डिकम्पोज होकर के खाद बन गए होते हैं। तो वहाँ पर जो फसल ये लोग लेते हैं तो अच्छा फसल होता है। तो एक ही फसल को 2-3 साल तक उगाते हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ पर उर्वरता कम हो जाती है वहाँ के मृदा की, तो फिर वो लोग उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे हम झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इससे पूछता है कि यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो उदाहरण है वह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जैसा कि यहाँ पर दिया है पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है। टोंगिया खेती, वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं होते की जाने वाली खेती। अब जैसे कि हमारे पास एक इतना बड़ा प्लॉट है, प्लॉट में हमने सफ़ेदा का पेड़ लगा दिया। ये मैंने सफ़ेदा के जो पेड़ हैं उसको लगा दिए, और जो सफ़ेदा का पेड़ बढ़ने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है कि वह थोड़ा बड़ा होकर के छांव दे। जब तक 2-3 साल तक वह ग्रो करेगा, धीरे धीरे ऊंचाई पर जाएगा, बढ़ेगा, तब तक उसके नीचे जो हम फार्मिंग करते हैं उसे हम टोंगिया खेती या टोंगिया कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि वृक्षारोपण के बाद जब तक वृक्ष बड़े न हो जाए तब तक खेती करने की क्रिया को टोंगिया खेती या टोंगिया कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। आगे है नेक्स्ट दियरा खेती। नदी के किनारों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ हट जाने के बाद की जाने वाली खेती। अब जैसे गंगा का जो मैदानी भाग है, गंगा हमें हर साल लगभग बरसात के सीजन में बाढ़ लाती है, और दोमट मृदाओं का ढेर गंगा के मैदानी भागों में देखने को मिलता है। तो जब बाढ़ आता है, बाढ़ से फसल नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जब गंगा अपने पेटा में समा जाती है, अपने
पानी को जब सिकोड़ लेती है, बाढ़ मतलब ख़त्म हो जाता है, तब उसके बाद जो उस पर खेती की जाती है, लगभग टमाटर, परवल या फिर अन्य सब्जियों का खेती किया जाता है, मक्का वगैरह का, तो उसमें फसल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह की खेती को हम कहते हैं दियरा खेती। क्या कहते हैं? दियरा खेती। गाजीपुर बलिया के क्षेत्रों में हम गंगा के किनारे क्षेत्रीय भाग में यदि लोकल लैंग्वेज आप लोग घूमने जाएंगे, उधर कभी मौका मिला तो वहाँ के लोग कहते हैं कि दियरा पर चले के बाद, मतलब कि दियरा किस साइड जाना है, मतलब कि गंगा के किनारे पर जाना है। समोच्च खेती, कंटूर कल्टीवेशन, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, नैनीताल का ये नंदा देवी पर्वत है, तो इसमें जो यहाँ पर ऐसे सीढ़ी नुमा काट करके जो बनाया जाता है, इस तरह का जो खेत इस पे बनाया जाता है, इस तरह के खेती को हम कंटूर कल्टीवेशन या सीढ़ीदार समोच्च खेती के नाम से जानते हैं। आगे है आपातकालीन खेती, जिसे कॉन्टिंजेंट क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की फसलें उगाना जो उस क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है, जैसे उनालू, फसलें जिनकी अक्टूबर में बुआई कर मार्च अप्रैल में काटते हैं, जैसे रबी फसलें गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि यह उनालू के अंतर्गत आते हैं। स्यालू या सावनी, फसलें जिनकी जून जुलाई में बुआई करके दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे स्यालू या सावनी फसलों के नाम से जानते हैं। फसल सघनता, क्या है फसल सघनता? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र गुणे 100 शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यह फार्मूला आपसे पूछता है कि फसल सघनता में क्या क्या शामिल है। कुल फसली क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अशुद्ध बोया गया क्षेत्र, सिर्फ बोया गया क्षेत्र, इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप लोग ये जो फार्मूला है इसे हम ग्रीन से कवर कर दे रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसे क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। और ये दो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिसे बहुत ही अच्छा माना गया है। जैसे राजस्थान में फसल सघनता 128 से 30 है। राजस्थान की जो फसल सघनता है वो कितनी है? 128 से 130%। भारत में फसल सघनता 138% है। भारत में सघन फसल सघनता है वो 138% है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। आगे है फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। फसल चक्र सघनता में हरी खाद वाली फसलों की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम निकालते हैं उसमें यदि कोई ग्रीन मैन्योरिंग हम किए हुए हैं, ढैंचा और सनई की खेती किए हुए हैं, तो उसमें ढैंचा और सनई की खेती में लगभग 60 से 65 दिन लगते हैं उसको हरित खाद डिकम्पोज करने में। तो उस फसल को हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में शामिल नहीं करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको नहीं शामिल करते हैं, तो सिर्फ हरी खाद को नहीं शामिल करते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में। इंटर व मिक्स्ड क्रॉपिंग में बोई गई सभी फसलों की गणना एक ही फसल के रूप में करते हैं। जैसे कि ये फसल है, ये फील्ड है, फील्ड में हम गेहूं, सरसों, चना बो दिए हैं तीनों को। तो ये जो फील्ड है और तीनों जो है रबी की फसलें हैं, तो एक ही फसल के रूप में की जाएगी। जैसे गेहूं प्लस सरसों प्लस चना, तीनों हम मिक्स बोएंगे तो एक ही फसल मानी जाएगी, एक ही फसल मानी जाएगी। इस तरह से इसका हम गणना करते हैं। अब इसका ये एक इसका फार्मूला है जिसे हम रेड से बॉक्स बना दे रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से आयोग बहुत ज़्यादा छेड़खानी और खिलवाड़ करता है।
कहीं आप उस खिलवाड़ में फंस गए तो फिर हो गया कल्याण। 1 नंबर आपका कम आ गया तो कल्लू का पेपर निकल जाएगा और आप रह जाएंगे ऐसे ही। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि कल्लू को पिछड़ा देना है, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे और कल्लू बाजी मार ले जाएगा। आगे है फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। फसल चक्र में फसलों की संख्या, जैसा कि यहाँ पर अब देखे हैं फसलों की संख्या रख लेते हैं। अब जैसे धान को रख लेते हैं तो 1 फसल मान लेते हैं, 1 फसलों की संख्या 1, गेहूँ 2, मूंग 3, कुल मिला करके जो फसल हो गई वह 3 हो गई। कितनी फसल हो गई? 3 फसल हो गई। 3 फसल हो गई। और वर्षों की संख्या, जो वर्ष है वह 1 साल में यह तीनों फसल खरीफ रबी जायद में मैंने ले लिया और गुणित्ते 100 इसको कर देंगे तो इसका जो बराबर में आएगा 300%। यह क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल गया। यह क्या निकल गया? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि धान गेहूं मूंग, जैसा कि मैंने इसको अभी निकाला है, तो धान गेहूं मूंग की जो फसल सघनता है वह 300% है। चरी और बाजरा की 200% है, क्योंकि 1 साल में चरी और बाजरा बो देंगे तो चरी खिलाते खिलाते आपको 6 महीने लग जाएंगे और 4 महीने में बाजरा तैयार हो जाएगा, तो 1 साल में यह फसल तैयार हो जाता है। 2 फसल तो 200% है। बाजरा मतलब खरीफ, चना रबी, परती को हम ऐड नहीं करते हैं तो यह हो जाएगा आपका, परती आपका चला जाता है लगभग 1 साल तक। 1 साल में ये 2 साल, तो एक कुल हम यदि फसली मिलाएंगे तो 3/2 गुणित्ते 100, 3/2 गुणित्ते 100 बराबर 150। 150 उत्तर आपका आएगा, 150%। हरी खाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो परती है यह काउंट होता है, क्योंकि काउंट क्या नहीं होता है, सिर्फ हरी खाद आलू, गन्ना पेड़ी को यदि हम मिलाते हैं तो ये लगभग 8 महीने का फसल है और 4 महीने का आलू, 12 महीना। हरी खाद को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हरी खाद को क्या नहीं करते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं। हरी खाद प्लस आलू दोनों को मिला देते हैं। तो इस तरह से ये जो फसलें हैं तो इसे हम मानते हैं कि गन्ना पेड़ी को आलू को 1 साल मान लेते हैं हरी खाद के साथ, और गन्ना पेड़ी को 1 साल मान लेते हैं, तो 2 साल ये हो गया, 2 फसल हो गया और 2 साल में हुआ गुणित्ते 100 बराबर इसका जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल करके आ रहा है वह 100 निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है? 100 निकल करके आ रहा है। आगे देखते हैं, मूंगफली मतलब खरीफ, गेहूं मतलब रबी, गन्ना मतलब रबी जायद। तो यह जो है यह मूंगफली और गेहूं 1 साल में प्लस गन्ना पेड़ी दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2 साल, मतलब बराबर कुल 3 साल हो गया। तो फसल कितना है? मूंगफली 1, गेहूं 2, गन्ना 3। फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 और कितने वर्ष में पूरा हो रहे हैं? 3 वर्ष में गुणित्ते 100। उत्तर क्या आ गया आपका? 100% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, 100% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब देखते हैं चना को रखते हैं रबी में। चना सरसों दोनों रबी में, ये मिक्स क्रॉपिंग है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये दोनों एक ही फसल गिने जाएंगे। जायद में मूंग मक्का, मूंग को रख लेते हैं और खरीफ में मक्का मूंग को रख लेते हैं। तो 1 2 3 इस प्रकार से फसलें जो है 3 हुई। ऐसे फसलें तो मूंग हो गया, मक्का 2 हो गया, मूंग 3 हो गया, सरसों 4, चना 5। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्लस लगा करके एक ही फील्ड में और एक ही मौसम में किया गया खेती है तो उसे हम एक फसल मानेंगे। तो 3/1 साल में पूरा हो रहा है तो 1 गुणित्ते 100 बराबर 300%। इस तरह से ये जो फसल पैटर्न है यह पूरा होता है आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद ना आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी देख लें। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। पिछले जो हमने वीडियो बना रखी है, एक रीजनिंग से रिलेटेड है, कैलेंडर और मौसम से रिलेटेड है दूसरा वीडियो, और तीसरा जो वीडियो है वह एग्रीकल्चर फेनामिना एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो तीनों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर का मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो अभी उस पर तो नहीं, ग्रुप बनाना संभव व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रहा है। तो हम इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो है विद्यावती एकेडमी, विद्यावती एकेडमी। विद्यावती एकेडमी 8055 यह मेरा जो है ये इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस पे आप लोग फॉलो कर दीजिएगा और इससे जुड़ी जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से दे देंगे, और वहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।